तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, जिसका नाम है बल तथा दाब। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम लोगों को? बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो? बताओ सबसे पहले आवाज कैसी सुनाई दे रही है? ठीक आ रही है? तो फिर उस हिसाब से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक मेरे ख्याल से 4 बच्चे आ चुके हैं। कौन कौन लाइव में, एक बार बताना। लिख दो अपने सारे के सारे, अपना नाम लिख दो एक बार। सभी बच्चे अपना नाम लिख देंगे एक बार, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। ठीक है। कृष्णा, रोशनी, तनीश, गुनगुन और फातिमा। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। चैप्टर 8 है बल तथा दाब। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा, मतलब बताना चाहूंगा तुम लोगों को कि बल क्या होता है। तो बल सिंपल है, किसी भी चीज को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। जैसे कि हम बहुत सारी चीजें करते हैं। किसी चीज को उठाते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, ठोकर मारते हैं, हिट करते हैं, यानी उस पर प्रहार करना या खींचना, ये सारी की सारी क्रियाएं तुम्हारी कहलाती हैं बल। अब कुछ कार्यों का वर्णन के उपयोग में, मतलब बता रहे हैं ये देखो एग्जांपल्स दिखा रहे हैं। ये सबसे पहला एग्जांपल है गोलची का, ये फुटबॉल की बॉल को रोक रहा है। दूसरा हॉकी में दिखा रहा है, वो क्या कर रहा है, बॉल को धक्का मार रहा है। और तीसरा एक फील्डर है जो बॉल को रोक रहा है। तो तीनों ही स्थितियों में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ बल लगाया जा रहा है। अब वो दिशा कोई सी भी हो सकती है। अ, तो यहाँ लिखा हुआ है कि हम प्राय कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं या फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं, तो हम उस पर बल लगा रहे हैं। तो सिंपल सा है बल, जब हम किसी चीज को धक्का दें या फिर उसे खींचे। और कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को आकर्षण करें या फिर अभिकर्षण करें, उसे भी बल कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। ये देखो कुछ एग्जाम्पल्स है तुम्हारे स्थिति में, कि अगर मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना है तो आप उस पे क्या करोगे, उसे खींचोगे, धक्का लगाओगे या फिर उसे उठाओगे। बताना क्या हो सकता है इसका आंसर। अगर हमें एक मेज पर रखी बुक है, उसको गतिशील बनाना है, यानी चलता बताना है, स्पीड देनी है उसको, तो हम उसको धक्का देंगे, खींचेंगे या फिर उसको उठाएंगे। बताओ जल्दी लिख के। बताओ जल्दी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, धक्का लगाएंगे। तो धक्के लगाने से क्या होगा, जो पुस्तक होगी वो हमारी गति में आ जाएगी। ऐसी और एग्जांपल्स भी हैं कि दरवाजे को खोलना या बंद करना। आप सबके घर पे दरवाजा है ना, उसको बंद करो या खोलो, उससे हमें क्या लगाना पड़ेगा, या तो उसे खींचना पड़ेगा खोलने के लिए, और जब बंद करना पड़ेगा तो उस पर धक्का लगाना पड़ेगा। ऐसे ही गाँव में जब कुएं से पानी भरते थे, तो उसके लिए बाल्टी को क्या करना पड़ता था, खींचना पड़ता था। तो इस वाले का क्या होगा, खींचना। चौथे में फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लगाना। पेनल्टी किक होती है जब कोई दूसरे टीम का खिलाड़ी हाथ से बॉल को छू देता है, तो उसके बाद पेनल्टी लगती है। तो ऐसे में पेनल्टी वाली किक मारना, यानी उस सीधे गोल से थोड़ी सी दूर से उसे शूट करना होता है और डायरेक्ट गोल करना होता है। एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार, यानी जब बैट बॉल खेला जाता है, तब बॉल फेंकने के बाद बैटर उसको जब मारता है, तो इसमें भी क्या लगाता है, वो बल लगाता है। लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना। अब एक बैलगाड़ी, बैल उसे खींचती है तभी तो बैलगाड़ी चलती है। सेम इसी तरह किसी मेज पर दराज का खोलना। तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, आपके अपकर्षण और अभिकर्षण के उदाहरण है। आगे देखो यहाँ लिखा हुआ है
कि विज्ञान में किसी भी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी कि अभिकर्षण या खिंचाव यानी कि अपकर्षण को बल कहते हैं। कितनी सिंपल डेफिनेशन है कि जब भी कोई वस्तु पे धक्का लग रहा है या फिर हम उसे खींच रहे हैं तो वो बल कहलाती है। अब ये जो बल होता है ये अनोन क्रिया के कारण लगता है, मतलब हम कोई ना कोई जब एक्टिविटी करेंगे तभी लगेगा। ऐसे नहीं कि अपने आप कोई चीज रखी हुई और उस पर बल लगने जाए, नहीं, जब तक हम उस पर फोर्स कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तब तक बल नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे भी 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं। सबसे पहला ये रहा, तुम्हारा कार खड़ी हुई है, क्या ये धक्का दे रहा है? तो ऐसे में क्या बल लगेगा? नहीं लगेगा। सेकंड वाली में क्या कर रहा है ये इंसान? धक्का दे रहा है ना, तो धक्का देने की वजह से कार आगे बढ़ेगी और यहाँ पर हमारा जो बल है वो लगेगा। ऐसे ही इसका ए है, तो इसमें क्या हो रहा है कि कौन किसे धकेल रहा है? दोनों ये एक दूसरे को धकेल रहे हैं, तो यहाँ पर बल लग रहा है। इस वाले में क्या है, ये घूमने घूमने वाला खेल रहे हैं, इसमें भी एक दूसरे को खींच रहे हो, तो यहाँ पर भी बल लग रहा है। यहाँ पे देखो दोनों की दोनों बल लगा रही है, ये भैंस लगा रही है कि मेरे को घर नहीं जाना, और ये कह रहा है कि तेरे को तो मैं घर लेके जाऊंगा, इसलिए दोनों के दोनों एक दूसरे को बल लगा रहे हैं। तो यही सब इसमें लिखा हुआ था, इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं था, ऐसे ही समझ गए ना। अब देखो बलों की खोजबीन, हम ढूंढेंगे ये बल किस कैसे कैसे बल किन किन चीजों में लगते हैं। तो सबसे पहले हम्म, एक सेकेंड, तो ये है सबसे पहले। क्या आपने कभी रस्सा कस्सी का खेल खेला है? रस्सा कस्सी बोल, आवाज नहीं आ रही क्या सबको? एक बार बताना। अच्छा एक सेकंड रुको, अब आवाज कैसी आ रही है? अच्छा, कम आ रही है आवाज? ठीक है, थोड़ा तेज बोलता हूँ, अब बताना है कि आ रही है या फिर नहीं आ रही, ठीक है? ये बताओ कि तुम लोगों ने कभी रस्सा कस्सी का खेल खेला है? बताओ लिख के, रस्सा कस्सी का खेल, जो रस्सा, हाँ। तो उस खेल में क्या होता है, दो टोलियां यानी कि दो टीम बनी होती हैं। वो दोनों ही टीम एक दूसरे से उल्टी दिशा में बल लगा रही होती है, एक अपनी तरफ खींच रही होती है, दूसरी उसकी तरफ। तो दोनों टोलियों के सदस्य अपनी दिशा में, कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। ऐसा क्यों होता है कि रस्सा दोनों जगह से ही खिसकता नहीं है? क्योंकि दोनों तरफ से जो बल है वो सेम टू सेम लगता है, ठीक है? ऐसे ही अ, जो टोली अधिक जोर से खींचेगी, मतलब कि जो ज्यादा बल लगाएगी, वही जो टीम है वो जीतती है। ये उदाहरण बल के लिए क्या सुझाते हैं, तो किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए बल जुड़ जाते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बच्चे दिख रहे हैं तुम्हें, इसमें क्या कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग दिशा से बल लगा रहे हैं, जिस वजह से इनकी जो बॉक्स है वो नहीं हिलेगा। पहली वाली स्थिति में दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, सेम साइड से बल लगा रहे हैं, जिस वजह से जितना ये पहला वाला बच्चा लगा रहा है और दूसरा वाला लगा रहा है, दोनों के दोनों जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है लड़का है, आगे वाला ये लगा रहा है तुम्हारा 5 न्यूटन बल, और इसके पीछे वाला जो है वो लगा रहा है 7 न्यूटन बल। तो दोनों को जोड़ के बताओ कितना न्यूटन बल दोनों के दोनों इस वस्तु पर लगा रहे हैं? एक लगा रहा है 5 न्यूटन, एक लगा रहा है 7 न्यूटन। बताओ लिख के क्या होगा, कितना टोटल का बल लगाएंगे ये दोनों मिलकर? और ये भी बता देना कि अब आवाज ठीक आ रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं बोल भी थोड़ा धीरे से ही रहा था। बताओ भाई, बता नहीं पाए अभी तक? कोई पहले वाला लगा रहा है 5 न्यूटन बल और दूसरा लगा रहा है 7 न्यूटन बल, तो दोनों कितना बल लगाएंगे? हाँ, तो 12 न्यूटन बल लगाएंगे। तो पहली डेफिनेशन यही कहती है कि जब किसी वस्तु में एक ही दिशा पर लगाए गए बल होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, नहीं प्लस हो जाते हैं। यदि किसी वस्तु पर दो विपरीत बल दिशा पे कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल जो नेट बल होता है वो दोनों बलों का अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसी वाली फोटो पे आते हैं। ये जो पहला है, इसे मान लेते हैं हम तनीष, ठीक है? जो तनीष हमारे साथ इस टीम में जुड़ा हुआ है, उसको मान लेते हैं पहला वाला
अ, हाँ, ये है हमारा। ये क्या लग गया? ये रहा। ये है तनिष और ये है कृष्णा। ठीक है। तो कृष्णा जो है ना वो 4 न्यूटन बल लगा रहा है और तनिष लगा पा रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूटन बल। तो क्या होगा जब दोनों के दोनों ये धक्का लगाएंगे, उसके बाद टोटल कितना बल लग रहा होगा ये बताना है तुम लोगों को। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, 6 न्यूटन नहीं लगेगा। मैंने अभी अभी कुछ और बताया था, उसको सुना नहीं शायद तुम लोगों ने। मैंने ये कहा था कि जब किसी वस्तु पर बल विपरीत दिशा से लग रहा हो, यानी उल्टी दिशा से लग रहा हो, यानी दोनों अलग अलग जगह से बल लगा रहे होंगे, तो दोनों जो बल लगाएंगे उसमें हमें अंतर करना पड़ेगा, और अंतर का मतलब होता है माइनस। तो माइनस जब करोगे ना तब निकलेगा। तो 4 में से 2 माइनस किया तो क्या आएगा? हाँ, 2 आएगा फिर तुम्हारा। अब आ रही है आवाज? ये बताओ सही से। है, नहीं आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा क्योंकि इस वाले में माइनस करना है। तो दोनों चीजें समझ आ गई। जब हम क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन से सेम दिशा से बल लगाएंगे, तो बल क्या होगा हमारा? प्लस होगा। और जब हम उल्टी दिशा से बल लगाएंगे, एक अलग और दूसरी दिशा से लगाया जाएगा, तब होगा तुम्हारा माइनस। ठीक है, समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा या छोटा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोई कम बल लगाएगा, कोई ज्यादा बल लगाएगा। तो बल की प्राय इसके परिणाम से मापी जाती है, मतलब हम बल को नाप भी सकते हैं कि कौन कितना बल लगा रहा है। तो बल के बारे में बताते समय हम उस दिशा का उल्लेख करना भी जरूरी है जिस दिशा पर बल लग रहा है। और याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा या परिणाम परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। अब देखो, ये बताओ कि क्या बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है? यानी कोई चीज पहले किसी स्पीड से चल रही है, क्या हम उस पर बल लगाकर उसको और ज्यादा स्पीड में ला सकते हैं, या फिर उसकी स्पीड कम कर सकते हैं? हाँ या ना बताओ जल्दी से। हाँ, ठीक है, कैसे ला सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए, तुमने बचपन में वो टायर से गेम खेला है? टायर पे लकड़ी मारते मारते हम आगे भगा के लेके जाते थे टायर को। तो उसमें जैसे जैसे हम लकड़ी को टायर पे मारते हैं, और ज्यादा स्पीड बन जाती है। तो हम लगा क्या रहे हैं? हम बल लगा रहे हैं, और उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ती जा रही है, यानी कि गति बढ़ती जा रही है। तो ये इन्होंने भी एक एग्जाम्पल ऐसे ही बताया है। आगे बढ़ते हैं हम, कि आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर भी विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है, यानी पैरों से हिट करता है। किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में होती है, यानी रुकी होती है, कोई स्पीड नहीं होती, जीरो स्पीड होती है। किक लगने से अतः इसकी चाल शून्य होती है। ठीक है, वही बताया था, इसकी स्पीड क्या होती है? जीरो। फिर लगाए गए बल ने गेंद की गोल की ओर गति प्रदान करती है। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है, बल लगाया है, उस डायरेक्शन में जाती है। फिर एक और एग्जांपल मान लीजिए, नहीं वही वाला है। मान लीजिए गोली, गोली मतलब गोलची। गोलची गोल को बचाने के लिए गेंद पर झपटता है, उसको पकड़ने के लिए उसको रोकता है, उछलता है। तो इस क्रिया में भी क्या होता है? दोबारा से उस वाली बॉल पे बल लगता है, जिस वजह से वो बॉल रुक जाती है। तो यदि गोली गेंद को रोकने में सफल रहा, तो इसकी चाल दोबारा से क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। समझे? तो ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल
द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। तो हाँ, अगर आप तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, तो तुम्हारा सीधा सीधा जवाब होगा हाँ, कर सकता है। और अगर बताना है कैसे, तो तुम ये वाले एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। देखो, मैंने जो बताया था तुम्हें टायर वाला खेलने का, कि मैंने बच्चों को एक दूसरे से बढ़ के टायरों में घर पे धकेलते हुए देखा है कि और कैसे कैसे तेज हो जाता है। अब मैं समझ गया हूँ कि धक्के पर टायर देने से चाल क्यों बढ़ जाती है। ठीक है, और भी इसके उदाहरण है बहुत सारे। अब अब कुछ और उदाहरण पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल खेला है तुम में से किसी ने कभी? बताना एक बार। वॉलीबॉल खेला है किसी ने? हाँ, तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं बताना जरा। एक टीम में कितने खिलाड़ी खेले जाते हैं वॉलीबॉल में? बताओ भाई बताओ। सर्च वर्च मत करना, सीधा बताओ अपने आप। क्यों भाई, तुमने तो वॉलीबॉल खेला है। हाँ, तुमने तो खेला ही नहीं है, लेकिन जिसने खेला है वो तो बता सकता है कि कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। तो मैं बता देता हूँ, 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तीन आगे और तीन पीछे, ऐसे करके उनकी पूरी डायरेक्शन होती है, और दूसरी टीम में भी 6 खेलते हैं। अब देखो क्या लिखा है इसमें, कि विजयी चाल बनाने के लिए, मतलब जीतने के लिए, गतिशील गेंद को धकेल कर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं, और कभी कभी जोर से प्रहार करने पर गेंद मैदान के बाहर भी चली जाती है। यही होता है ना, ज्यादा फोर्स लगा दिया तो जो गेंद होती है वो कहाँ चली जाती है। नहीं बेटा, 11 नहीं होते, 11 क्रिकेट में होते हैं, और 3 से 5 भी नहीं होते। तुम्हारे 6 के 6 होते हैं पूरे वॉलीबॉल में। हम्म। कभी कभी जोर से, हाँ, बाहर पहुंचा दिया। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्रिकेट जानते नहीं तो कम से कम देखा तो होगा ही एक दो बार, कि जब बॉलर बड़ी तेजी से भागते भागते आता है, बॉल कराता है, वहां भी वो फोर्स लगा रहा है, उसके बाद जैसे ही क्या करता है। एक सेकंड, शायद मैंने टॉपिक मिस कर दिया है, कोई वस्तु की अवस्था में परिवर्तन यहाँ पे आ गया। हाँ अच्छा, वही चल रहा है, ठीक है। तो क्या इन स्थितियों में जितनी भी मैंने चीजें बताई, गेंद की गति की दिशा में परिवर्तन होता है? हाँ, इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, यानी दिशा ही बदल जाती है उसकी। जब बॉल सामने से आ रही है और तुम बैट से, हाँ ठीक है, तो बॉल सामने से आ रही है, बैट से लगाते हो तो बॉल जो है बैट पर लग के वापस चली जाती है, यानी उसकी जो दिशा है वो बदल जाती है। तो किसी वस्तु, चाल अथवा गति की दिशा, दोनों ही होने वाले परिवर्तन इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को व्यक्त करते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि बल द्वारा किसी भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, समझ आ गया ये वाला अच्छे से। फिर ये कह रहे हैं कि क्या यह अर्थ है कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति में, अवस्था में परिवर्तन होगा? जरूरी है कि हम बल लगाएं तो 100% उसका शेप चेंज हो जाएगा? तो जरूरी तो नहीं है, क्योंकि यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर चीजें बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए, एक भारी बंदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाने पर भी गति नहीं करेगी। सॉरी, बंदूक नहीं, संदूक, मतलब बॉक्स, एक भारी सा बॉक्स है, अगर उस पर तुम फोर्स लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, और वो तुमसे नहीं हिला। मेरे ख्याल से तो ठीक आ रही है, मेरे फोन में तो आवाज। भैया आवाज नॉट, नहीं क्लियर, क्या लिख रहे हो ये भैया, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज, आवाज। कौन है ये वैसे, ये एलेक्स डी गुनगुन तुम हो क्या? बस, आवाज नहीं आ रही। रोशनी को भी नहीं आ रही, तनिष्क तेरे को आ रही है आवाज? हेलो, सही में आवाज नहीं आ रही? तो इन सबको क्या हो गया, इनके फोन खराब है क्या? वॉल्यूम तेज करो भाई, तभी तो आएगी आवाज।
पढ़ाने स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर ना आए तो फिर दोबारा से मैसेज करना कि नहीं आ रही आवाज, ठीक है। आगे पढ़ाता हूँ। कहते हैं, रुक रुक के आ रही है, ये रुक रुक के। अब बताना भाई, ठीक है। तो उदाहरण के लिए एक भारी संदूक, एक बहुत ही भारी क्या है, संदूक है, बॉक्स है। तो आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी वो गति नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है भारी। ऐसी सेम अगर किसी दीवार पर आप धकेलोगे, उसको धकेलने के प्रयास करोगे अपने घर की, तो तुम्हें क्या लगता है वो दीवार खिसक जाएगी? बिल्कुल नहीं खिसकने वाली। तो जरूरी नहीं है कि हर वस्तु पर बल लगाया जाए और उसकी अवस्था चेंज हो जाए। सिर्फ उन्हीं वस्तु की चेंज हो सकती है जो थोड़ी सी कमजोर हो, और हम बल किस हिसाब से लगा रहे हैं। अब दीवार भी भाई हिल सकती है, कब हिलेगी? जब उसको बुलडोजर चला दिया जाए। बुलडोजर चलाएंगे तो वो वाली दीवार भी हिल जाएगी, बॉक्स भी हिल जाएगा, अगर कोई बड़ा बंदा उठाए तो बल पे डिपेंड करता है ये चीज। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, ये है हमारा अगला टॉपिक 8.5। कि क्या फोर्स लगाने से हम किसी भी चीज का शेप चेंज कर सकते हैं? तो देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल दिखा रहा है तुम्हारा आटा। आटा गूंदना किस किस को आता है, बताना जरा। ठीक है, अब सही है ना? तो बताओ जरा कि आटा गूंदना किस किस को आता है, और घर पे कौन कौन गूंदता है? ठीक है ठीक है, अब आ रही है आवाज, ओके। तो ऐसे और भी एग्जांपल है, जब साइकिल पे आप बैठते हो तो वस्तु की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। किसी रबड़ का एग्जांपल ले लो, रबड़ को जब हम खींचते हैं तो उसकी आकृति चेंज हो जाती है। अभी तो ये बच्चा क्या कर रहा है, स्केल ले ली इसने, स्केल के ऊपर क्या रख दिया, दो ईंट पर रखा प्लास्टिक, मतलब जो भी चीज भारी से कुछ चीज रख दी, तो उसकी वजह से स्केल है जो वो भी मुड़ गया। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं कि हाँ, हम क्या कर सकते हैं, बल लगाकर किसी भी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। अब ये भी कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे तुम्हें कि जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले गुब्बारे को दबाते हैं तो क्या होता है, वो दब जाता है। आटे की जब लोई बनाते हैं, उसे बेलते हैं, तब वो क्या बन जाता है, सपाट चपाती बन जाती है, रोटी बन जाती है तुम्हारी। तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ को, गेंद को दबाते हो, तो उन सब की आकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो यही कहते हैं कि बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। अब आगे, उपरोक्त क्रियाकलापों के पश्चात आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में लाया जा सकता है। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। ये चारों के चारों पॉइंट एक बार अच्छे से पढ़ लो, इन्हें समझ लो और याद कर लो। अगर तीनों में से एक भी कोई सा नहीं आता तो मुझे बता दो। बताओ भाई, चारों में से कोई भी ना समझ आ रहा हो तो उसे दोबारा बताऊं। वैसे मेरे ख्याल से ना एक दो टॉपिक मिस हुए हैं इसमें, जैसे 8.5 ये है, फिर 8.4 ये रहा, 8.3 ये रहा, ठीक तो है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट से याद रखना। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स ये रहे तुम्हारे कि कोई भी वस्तु जब विराम अवस्था में होती है हम उसे बल लगाकर गति में ला सकते हैं। दूसरा, वस्तु की चाल बदल सकते हैं। तीसरा, उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी सीधे से आ रही है तो उसे उल्टा वापस भेज सकते हैं। और वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो अब आते हैं अपने संपर्क बल वाले टॉपिक पे। ठीक है, बल कितने तरीके के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल, दो तरीके के होते हैं। उसके अंदर संपर्क बल यानी कि जब हम किसी को टच करते हैं, छूने के बाद जो बल लगता है वो तुम्हारा संपर्क बल होता है। उसके अंदर एक पार्ट है पेशीय बल, तो उसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं आप मेज पर रखी पुस्तक किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेले उठा सकते हैं? शुरुआत में यही तो पूछा था मैंने। अगर तुम्हें एक पुस्तक को गति अवस्था में लाना है तो तुम क्या करोगे? तुम लोगों ने जवाब दिया था कि भैया हम उसे धकेल देंगे। तो जब धकेलोगे तब ना, जब उसे छुओगे। पढ़ने पे ध्यान दे दो बेटा, ये इमोजी मत भेजो। तो क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए हमें अपने शरीर का उपयोग करना पड़ेगा, यानी उसे संपर्क में लाना होगा। तो आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क में होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्से की
सहायता से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम हाथ, अब तुम में से कोई सोच रहा होगा ना ये चीज कि भैया हम बोतल से, डंडे से या किसी और चीज से हिला देंगे, तो नहीं, हम संपर्क तो हमारा बोतल से है, और बोतल का संपर्क किससे है, उस चीज से जिसे हम हिलाना चाहते हैं। तो हम जब हम किसी वस्तु जैसे कि अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बोतल उठाते हैं, बाल्टी, तो बल कहाँ से आता है, ये सारा का सारा बल लगता है हमारी पेशियों से। तो यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। तो हमारे शरीर की मांसपेशियों, क्या बोला मैंने, हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को ही कहा जाता है पेशीय बल। ये भी कह सकते हो तुम लोग कि हमारी पेशी द्वारा लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। तो पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा मतलब पशु भी जो है पेशीय बल लगाते हैं। जैसे तुमने देखा होगा बैलगाड़ी जब चलती है, घोड़ा चलता है, ये सारे के सारे चीजों को खींचते हैं, गधा भी खींचता है। बैल, घोड़े, गधे, ऊंट, सारे के सारे पशु क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं जिनमें उन्हें बल लगाना पड़ता है। वो सारे के सारे पेशीय बल के उदाहरण होते हैं। आगे, क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशीय किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसीलिए संपर्क बल भी कहते हैं हम पेशीय बल को। पेशीय बल को क्या कहते हैं हम, संपर्क बल भी कहते हैं। अब घर्षण का टॉपिक पढ़ते हैं। अच्छा, घर्षण किसका टाइप है, सेम संपर्क बल का, संपर्क बल का एक टाइप है घर्षण बल। तो आपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए कि फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे, धीमे धीमे चल हो जाती है, अंततः रुक जाती है। मतलब एक बॉल तुमने लुढ़काई, पहले तो वो क्या करेगी, हिल गई है, हिल गई है। सुनाई, अभी ट्यूशन आऊंगा ना तब तुमसे पूछूंगा, अगर तुम में से किसी ने जवाब नहीं दिया ना तब बताता हूँ तुम्हें, क्योंकि यहाँ तो तुम लोग बातें कर रहे हो। तो घर्षण बल, साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे साइकिल क्या होती है, कुछ टाइम में धीरे होती है और फिर रुक जाती है। तो किसी कार या स्कूटर का इंजन को बंद कर देने पर भी वह कुछ समय बाद रुकती है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें हैं घर्षण का उदाहरण। तो किसी प्रकार की नाव खेना बंद कर देने पर भी वो काफी दूर तक आगे बढ़ती है, खेना मतलब उसका इंजन बंद करने पर। इन सभी स्थितियों में वस्तु में कोई ना कोई बल लगता है, मतलब बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। क्योंकि मैंने बताया शुरुआत में कि कभी भी कोई वस्तु की अगर स्पीड धीरे भी हो रही है, वो तभी हो रही है जब उस पर कोई ना कोई बल लग रहा होगा। तो अंततः ये विराम अवस्था में भी आ जाती है। तो देखो इन सभी उदाहरणों में जो गति की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है उसका कारण है घर्षण बल। घर्षण बल का मतलब एक तरह से खिसकना हो सकता है। अब जैसे कि अ, कैरम खेला है, कैरम बोर्ड है भाई, कैरम बोर्ड किस किसने खेला है। कैरम बोर्ड किस किसने खेला है। हाँ, तो जब कैरम बोर्ड खेलते हैं, अगर उस पर पाउडर ना लगा हो तो गोटी कैसे चलती है, अटक अटक के, ढंग से नहीं चलती। और जैसे ही हम उस पर पाउडर लगा देते हैं उसके बाद जो हमारी गोटियां हैं बहुत अच्छे से अंदर जाने लग जाती हैं, यानी अच्छे से फिसलने लग जाती है। तो यहाँ पे तुम्हारा घर्षण बल कार्य करता है। आगे, फर्श पर तथा गेंद की सतहों पर के बीच में लगने वाले घर्षण बल ही गतिशील को विराम अवस्था में लाते हैं। इसी प्रकार पानी, नाव और इन सब के बीच में घर्षण बल तुम्हारा काम करता है। घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तु पर लगता है, जो चीज चल रही है उसी पर क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। और इसकी दिशा सदैव क्या होती है, जहां पर बल लग रहा होगा उसके उल्टी दिशा में। अगर गति तुम्हारी सामने की तरफ लगा रहे हो तुम फोर्स, तो घर्षण बल हमेशा उसकी उल्टी तरफ, पीछे की तरफ उसको धकेलता है। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच में लगने वाले बल के कारण उत्पन्न होता है। इसीलिए इसे संपर्क बल का उदाहरण भी कहा जाता है, जिसके बारे में आप चैप्टर 9 में और अच्छे से पढ़ोगे। मतलब चैप्टर 9 का नाम ही है घर्षण बल। ठीक है, क्या नाम है, घर्षण बल। अब आ जाते हैं असंपर्क बल पे। ये रहा तुम्हारा
असंपर्क बल के अंदर भी दो उदाहरण है, मतलब ऐसा बल जिसे हम बिना छुए लगा दें। तो बताओ जरा ऐसा कहाँ हो सकता है कि हम बिना छुए हम चीजों को हिला सकते हैं? बताओ एक एग्जांपल, बिना छुए हम चीजों को कैसे हिला सकते हैं? पूरा पूरा प्रॉपर लिख के दो। और इसके अलावा भी कुछ सोच सकते हो चुंबक के अलावा? चुंबक के अलावा? तो चुंबक के अलावा भी दो चीज और हैं, वो अभी आगे पढ़ेंगे और फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो चुंबक बल का देखो, चुंबक वाला कैसे काम करता है। क्या बेल अच्छा, इन्हें एक एग्जांपल किया, उसके बाद की बात है। तो कक्षा 6 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबक को के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि दो साइड होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अगर नॉर्थ वाला पोल तुमने दूसरी चुंबक के भी नॉर्थ वाले पोल से जोड़ाने की कोशिश करी, तो वो दूर भागेगा, यानी एक दूसरे को धक्का देगा। लेकिन जब क्या करोगे, एक नॉर्थ हो दूसरा साउथ हो, जब उन्हें एक साथ पास में लाओगे तो एक दूसरे को खींच लेगा, ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण को खींचने या फिर धक्के के रूप में देखा जा सकता है। तो क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ा? नहीं लाना पड़ा ना। क्या इन्हें टच करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। हम जब उनके पास लेके आ रहे थे तभी उन्होंने या तो खींच लिया अपने आप या फिर उन्हें धक्का देना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए चुंबकीय बल को यानी चुंबक द्वारा लगाए गए बल को हम असंपर्क बल भी कहते हैं। सेकंड तुम्हारा स्थिर वैद्युत बल। इसका देखो। हम्म तो एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल है। इससे अच्छा अपना एग्जांपल बताता हूँ मैं। जब कंघा होता है, कंघे को हम बालों पे लगाते हैं और उसके बाद हम उससे अगर कागज उठाने की ट्राई करेंगे, तो वो कागज जो है उस कंघे से अपने आप चिपकेगा। थोड़ी सी दूरी पर रखने के बावजूद वो कागज अपने आप जाके चिपक जाएगा। होता क्या है कि हमारे जो बाल होते हैं वो उनमें कुछ ना कुछ चार्ज्ड वैल्यू होती है, आवेशित बल होता है। वो आवेशित बल ट्रांसफर हो जाता है उस कंघे में, और उस कंघे के बाद जैसे ही हम उसको कागज के पास लेके जाते हैं तो वो अपने आप चिपक जाता है। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा स्थिर वैद्युत बल। तो वस्तुओं के संपर्क में ना आने पर यह बल कार्य करता है, इसीलिए इसे स्थिर वैद्युत या फिर असंपर्क बल भी कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, ये सुना है कभी? गुरुत्वाकर्षण बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है बोलूंगा आपको तो ऐसे बात, चलो मैं बताता हूँ। तो ये जो दुनिया है, हम जहाँ चल रहे हैं, पूरी पृथ्वी हर एक चीज को अपनी ओर आकर्षित करते है, खींचते है। इसी वजह से तो हम चल पा रहे हैं। अगर ये नहीं खींचते तो जैसे चांद में सारे लोग उड़ते हैं, वैसे ही हम भी धरती पर उड़ रहे होते। तो ये कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं, यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथों से छूट जाता है तो वो कहाँ जाता है सीधा? हाँ, ग्रेविटी फोर्स। तो वो धरती पर गिरता है। ऐसे ही पेड़ से अलग होने के पश्चात फल या फिर पत्तियां भी सीधे धरती पर गिरती हैं। पर क्या कभी आपने ऐसा सोचा, जब सिक्का आपके हाथ से पकड़ा हुआ हो तो यह विराम अवस्था में है। जैसे ही आप छोड़ देते हैं तो ये नीचे की ओर गिरना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर भी देखो क्या हुआ कि हमने छोड़ दिया और उसके बाद हमारा उससे कांटेक्ट है नहीं है, टच है हमारे नहीं, लेकिन उसके बाद भी वो गति में जा रहा है। तो इसलिए इसको भी कहा जाता है असंपर्क बल का उदाहरण। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी बल को गुरुत्व बल यानी कि गुरुत्व कहते हैं। तो यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है, हर एक वस्तु पर, दुनिया में जितनी भी चीजें सारी की सारी चीजों पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय हमारे जानकारी
हमारी बगैर जानकारी के लगता है। जैसे कि जब हम कोई नल खोलते हैं तो पानी नीचे की साइड गिरता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है, नहीं तो पानी भी हवा में उड़ रहा होता। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, दाब। थोड़ा सा शायद इसका भी होगा टॉपिक। थोड़ा लंबा चैप्टर है। ठीक है, दाब समझो। दाब क्या होता है? जब हम किसी चीज पर प्रेशर लगाते हैं तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी एरिया पर हम पर्टिकुलर उस एरिया पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको कहा जाता है दाब। इसका फॉर्मूला सिंपल होता है कि क्या करो, जितना भी बल लगाया है उसको डिवाइड करो दो क्षेत्रफल, जितने क्षेत्रफल पे तुमने बल लगाया है। ठीक है। अब एक बात बताओ कि कभी चाकू चलाया है? चाकू में चलाने से क्या होता है, जो उसकी आगे की साइड होती है, पतली साइड होती है, उससे चीजें कट जाती है। लेकिन अगर हम उसको उल्टा करके चलाएंगे चाकू को, तो हम किसी भी चीज को काट नहीं पाएंगे, यानी हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दाब का फॉर्मूला यही कहता है कि जब किसी चीज का क्षेत्रफल कम होगा तो हम उस पर दाब ज्यादा लगाएंगे, और जब उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो उस पर दाब कम लगेगा। ठीक है, यही आगे भी बताया होगा इन्होंने कि इसीलिए यदि बल हो तो पृष्ठ क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही ज्यादा लगेगा। जैसा मैंने बताया था कि पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो उस पर दाब उतना ही, सॉरी सॉरी सॉरी, पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर कम तो दाब ज्यादा। ठीक है। अगला टॉपिक है, क्या द्रवों और गैसों पर भी दाब लगता है? तो बिल्कुल लगता है, 100% लगता है। ये एग्जांपल्स है तुम्हारे। सारे के सारे एग्जांपल्स में रखा है। तो देखो यहाँ पे सीधा कह रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी चारों तरफ दीवारों पर क्या लगाती हैं, फोर्स लगाती हैं। क्या? ठीक है। क्या होता है कि गैसें या फिर द्रव जिस भी बर्तन पर रखी जाती है वो अपनी दीवार की चारों तरफ दाब लगाता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है कि हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है, क्या है, हवा है हमारी चारों तरफ, और वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल, वायु पृथ्वी की तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु जो प्रेशर लगा रही है, क्योंकि पूरे में फैली हुई है तो ये वायु भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही है, दाब लगा रही है, इसी दाब को कहा जाता है वायुमंडलीय दाब। तो हमें तो पता ही है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं, डेफिनेशन पहले ही पढ़ चुके हैं। हम्म, तो बचा नहीं है कुछ खास। एक एग्जांपल है कि एक 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर स्तंभ, एक खंबा है स्क्वायर टाइप का, वायु के कारण उस पर कम से कम लग रहा है 225 केजी द्रव्यमान के इस पिंड पर 2500 2250 न्यूटन का बल लग रहा है। तो किसी गुरुत्व बल के कारण जब हम दब दब कर पिचक क्यों नहीं जाते? चलो, हो गया ये चैप्टर खत्म। ठीक है। ये लास्ट में ये कह रहा है कि इस गुरुत्व बल के कारण हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते, तो इसका आंसर ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, इसलिए बाहर का और अंदर का दोनों का दाब क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, संतुलित हो जाता है। ठीक है, चैप्टर ये वाला हमारा खत्म। कर लेना इसके नोट्स, ये तुम्हारे नोट्स एक बार दोबारा पढ़ा देता हूँ ताकि चैप्टर दोबारा से रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले, बल धक्का देना अभिकर्षण या खींचना यानी कि अभिकर्षण हो सकता है। वस्तु दो बल दो वस्तुओं के बीच अनोन क्रिया के कारण लगता है, यानी कुछ ना कुछ जब एक्टिविटी होगी, क्रिया होगी, तभी वो बल लगेगा। बल का परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, बल का परिणाम भी होता है और उसकी दिशा भी होती है। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन, उसकी गति की दिशा में परिवर्तन,
दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है कि इसमें इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जो पहला पॉइंट बताया था। किसी वस्तु पर लगने वाले बल उसकी गति की अवस्था और अथवा वो अवस्था में अथवा उसकी आकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं, यानी उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले बल उसके संपर्क बल में आने पर या संपर्क के बगैर भी लग सकता है। दोनों पढ़े थे हमने, संपर्क बल भी और असंपर्क बल की। तो संपर्क बल के अंदर हमने पढ़ा था सबसे पहले पेशीय बल और घर्षण बल। असंपर्क बल में हमने तीन पढ़े थे, चुंबकीय बल और हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और तीसरा कहाँ गया, ये रहा स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बल, ये है असंपर्क बल के उदाहरण, और संपर्क बल के मैं तुम्हें पहले बता दिए। आगे, प्रति एकांक पर क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। द्रव और गैस दोनों ही दीवारों पर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाते हैं। और हमारे चारों ओर वायु के द्वारा जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर खत्म। अब बताओ सेकंड चैप्टर जो नाइन्थ चैप्टर है फ्रिक्शन, वो पढ़ना है घर्षण वाला या फिर इतना ही बहुत है? बताओ भाई बताओ। अगला चैप्टर पढ़ाना है या फिर इतना ही बहुत है? चलो बहुत है भाई, मैं भी थक गया हूँ ऐसे भी। ठीक है, सेम सेम इमोजी भेज रहे हो। चलो ठीक है। ठीक है, गेम ओवर। चलो बाय बाय।